नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान समाचार और आपके साथ मैं हूं शैला निकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में आई प्राकृतिक आपदाओं पर जताई चिंता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित 74वें मानवाधिकार दिवस समारोह में लिया भाग। कहा, NHRC ने मानवाधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया सराहनीय प्रयास। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने देश के ग्रामीण युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण में मांग आधारित कौशल प्रदान करने का किया आह्वान। कहा, प्रशिक्षण प्राप्त 44 लाख युवाओं में से लगभग 29 लाख प्रशिक्षु महिला। RCT ग्रामीण स्वराज प्रशिक्षण संस्थान अब तक 44 लाख युवाओं को कर चुका है प्रशिक्षित। लगभग 31 लाख प्रशिक्षुओं को मिल चुका है रोजगार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में गौ ऐप का दिया गया डेमो। आने वाले दिनों में गौ ऐप गायों को मिलेगी पहचान। कुलपति ने कहा, गायों का पूरा ब्यौरा ऐप में होगा दर्ज। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना से बेसहारा गौवंश को मिल रही है मदद। झांसी में किसानों और पशुपालकों को योजना के लिए किया जा रहा है प्रेरित। पशुपालक और किसान को सरकार की ओर से 30 रुपए प्रति दिन प्रति गौवंश के हिसाब से किया जा रहा है भुगतान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में आई प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने आगाह किया कि गरीब देशों के लोगों को पर्यावरण के क्षरण की भारी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में हमें अब न्याय के पर्यावरणीय आयाम पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति ने शनिवार को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित 74वें मानवाधिकार दिवस समारोह में भाग लिया और संबोधन दिया। Over the past few years, the world has suffered from a high number of natural disasters caused by unusual weather patterns. Climate change is knocking on the doors. People in the poorer nations are going to pay a heavier price for the degradation of our environment. We must rather relearn to treat nature with dignity. This is not only a moral duty. Let us remember it is necessary for us, for our own survival too. केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण में मांग आधारित कौशल प्रदान करने का आह्वान किया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए मंत्री ने रोजगार प्रशिक्षण की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण बताते हुए उन साधनों का पता लगाने का आग्रह किया जो देश के युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उत्पन्न करे और जिन्हें पारंपरिक ट्रेंडों को इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, IT एवं BPO और पर्यटन एवं आतिथ्य जैसे क्षेत्रों के साथ एकीकृत किया जा सके। गिरिराज सिंह ने बेंगलुरु के कुंबलागोरू में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी कि RCT NAR के नए परिसर का उद्घाटन के दौरान ये तमाम बातें कही। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत को एक प्रमुख मानव संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और RCT ने 44 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिनमें से लगभग 31 लाख प्रशिक्षु अब तक रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्रदान किए गए कुल लोगों में से लगभग 29 लाख महिलाएं हैं जो 66% से भी अधिक हैं, जिससे ये साबित होता है कि RCT में महिला सशक्तिकरण को बहुत महत्व दिया जाता है। और अब अगली खबर। आज के समय में हम जानते हैं कि गाय को बेसहारा अक्सर छोड़ दिया जाता है और ऐसे में गौवंश के संरक्षण के लिए कई पहल की जा रही हैं। ऐसी ही एक पहल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। AKTU में गौ ऐप और गौमूत्र से हाइड्रोजन और फिर बिजली बनाने का डेमो दिया गया। परिसर में मौजूद एक गाय का चेहरा ऐप में फीड कर खुद डेमो दिया गया। आने वाले दिनों में ये ऐप गायों को पहचान देगा। ऐप में गायों की पूरी कुंडली रहेगी। वही गौमूत्र का इस्तेमाल
हाइड्रोजन बनाने में किया जा सकेगा। AKTU के कुलपति ने बताया कि गायों का पूरा ब्यौरा इस ऐप में दर्ज होगा। साथ साथ ऐप के जरिए दानदाताओं को जोड़ा जाएगा जो NGO के जरिए गौशालाओं को दान करेंगे। ऐप के जरिए उन्हें पता चलेगा कि उनका पैसा सही जगह लगा है या नहीं। साथ ही साथ गायों की सेहत की भी उन्हें पता चल पाएगा। साथ ही NGO को गौशालाओं से गोबर और गौमूत्र मिलेगा, जिसके जरिए वो खाद और अन्य चीजें बना सकेंगे। इस ऐप से जनसाधारण भी जुड़ सकेंगे। इस पहल से ना सिर्फ गाय बेसहारा होने से बचेंगी, बल्कि उनसे फायदा भी होगा। गौशालाओं से गोबर और मूत्र लेकर बायोगैस, खाद, अगरबत्ती समेत अन्य चीजें बनेंगी। इस मॉडल के प्रयोग से गौशालाओं से निकलने वाले गोबर से खाद बनेगी, तो मूत्र से आयुर्वेदिक दवाएं बनाने के साथ ही बायो हाइड्रोजन बनाने के भी प्रयास हो रहे हैं। इसका फायदा पर्यावरण को होगा। इस ऐप का एक फायदा ये भी होगा कि लोग अपने पालतू जानवरों को बेसहारा नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि इस ऐप में पशुओं का पूरा ब्यौरा फोटो के साथ डालने की सुविधा होगी। इसके बाद दोबारा ऐप पर पशुओं की फोटो डालने पर पता चल जाएगा कि उक्त पशु का मालिक कौन है। और मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है और पशुपालक इसमें दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। झांसी जिले में इस योजना के तहत अभी तक 3,900 से अधिक निराश्रित गौवंश संरक्षित किए जा चुके हैं। निराश्रित गौवंशों को संरक्षित करने वाले पशुपालक और किसान को सरकार की ओर से 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गौवंश के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। झांसी जिले में योजना को लेकर पशुपालकों में दिलचस्पी दिख रही है और प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर पशुपालकों को गौवंशों के संरक्षण के लिए आगे आने को प्रेरित भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत झांसी जिले को 4,770 गौवंश संरक्षित करने का लक्ष्य मिला है। विभागीय अफसरों का दावा है कि इस लक्ष्य को आने वाले दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। सहभागिता योजना के तहत एक पशुपालक अधिकतम 4 निराश्रित गौवंश संरक्षण के लिए ले सकता है। पशुपालक को धनराशि का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाता है। झांसी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि सहभागिता योजना के तहत पशुपालकों के लगातार आवेदन सामने आ रहे हैं। नवंबर महीने में 120 से अधिक पशुपालकों को योजना के तहत स्वीकृति मिली है। अभी तक 3,944 निराश्रित गौवंश इस योजना से संरक्षित किए गए हैं। इस योजना से निराश्रित गौवंशों को संरक्षण देने में काफी मदद मिली है। किसानों को भी इससे काफी सहूलत महसूस होगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने जबेरा नोहटा नगर में आयोजित आयुष विभाग के मेगा चिकित्सा शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के बाद वो तमाम विद्याएं जो कि अपने आप को चिकित्सा विज्ञान में बहुत ऊपर मानती थी, उनके पास इलाज कोई नहीं था। यदि कोई इलाज है तो वो भारतीय चिकित्सा पद्धति में है, आयुर्वेद में है, योग में है, हमारी औषधियों में है। हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन ये हजारों साल पुरानी परंपरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब कोरोना आया तब कोरोना के समय भारतीय जीवन पद्धति और भारतीय चिकित्सा पद्धति यही आज दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज हमारे जीवन के लिए अमृत था। मोटा अनाज दुनिया आज मांग रही है। मोदी जी ने 2021 में दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि 2023 मोटे अनाज का वर्ष होगा। दुनिया में जितना भी मोटा अनाज होता है उसका 40% भारत में पैदा होता है। लेकिन दमोह जिले में आप देखिए कि पहले जितना मोटा अनाज पहले पैदा होता था, क्या उतना अनाज आज पैदा हो रहा है? लेकिन जो परंपरागत खेती होती थी, ज्वार, बाजरा, रागी, कूंदो, कुटकी, ये सब पैदा होता था। आज ये बहुत महंगा है। कोई भी अनाज उनसे महंगा नहीं है। आज दुनिया में इसकी बहुत मांग है। और मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने शनिवार को मंडला जिले के नारायणगंज में 1 दिवसीय कृषि मेला और कृषक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि किसान भाइयों को आत्मनिर्भर और संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों का भी उत्पादन करें। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों का मूल्य पारंपरिक फसलों से ज्यादा मिलता है।
कृषक बंधु जब उद्यानिकी फसल के उत्पादों का प्रसंस्करण कर बाजार में बेचेंगे तो मुनाफा दोगुना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हमने किसान भाइयों के उत्थान के लिए आदर्श विकासखंड को 5 करोड़ रुपए की राशि दी है। राज्य मंत्री कुशवाहा ने कृषि मेला और कृषक प्रशिक्षण शिविर में प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कृषक खेती करने वाले कृषक बंधुओं को प्रमाण पत्र सौंपकर सम्मानित भी किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा ने विभाग की नर्सरी सीमांकन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमांकन हो जाने से नर्सरी अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट होगी। आवश्यक है कि नर्सरियों का सीमांकन जल्दी कराएं। राज्य मंत्री कुशवाहा शनिवार को जबलपुर में आधारताल स्थित नर्सरी का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने शासकीय पौधशाला रोपणी का निरीक्षण कर पौध उत्पादन, लागत और मुनाफे के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा भी की। आमदनी बढ़ाने के लिए आजीविका मिशन से जिला पंचायत की सीओ बैठी है यहाँ, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश पहला राज्य यहाँ पे स्व सहायता समूहों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता दी है कि हर स्व सहायता समूह की बहनें उनको रोजगार से जोड़ना चाहिए, क्योंकि परिवार की वो अपनी स्थिति कई बार परिवार में कमजोर होती है, और उस कमजोर स्थिति में अगर कोई माताएं बहनें कोई काम करना चाहती है तो आराम से वो परिवार का खर्चा चला सके, इसकी भी व्यवस्था फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से रखी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बाजरे के आटे में गेहूं की 10% प्रोटीन मिलाकर इसकी सेल्फ लाइफ 6 माह तक बढ़ाने का काम किया है। पूसा संस्थान की इस पहल से न्यूट्रिलेरियस को लेकर जो सीरियल्स हैं वो देश विदेश में जागरूकता बढ़ने के साथ इनका निर्यात बढ़ाने से देश के किसानों को कितना फायदा होगा, इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह। सर, अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की इस पहल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों की, तो भविष्य में यह कितना महत्वपूर्ण होगा मोटे अनाजों को बढ़ावा देना? अनाज के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का पहल की गई है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, मिलेट्स आमतौर पे इसमें कई सारी फसलें आती हैं, जिसमें बाजरा है, आपका जो है रागी है, कुटकी है, कोदो है, सावा है। इन सब के अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। जो ये पहल राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, विदेश में भी इनकी एक पहचान बने, इसके लिए भारत का प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है उससे जागरूकता बढ़ने से इनका बाजार कितना बढ़ेगा और विदेशी जो मेहमान है उनकी थाली में कितना पहुंचेगा? देखिए, जो दूसरे महाद्वीप हैं उसमें अफ्रीका है जहाँ पर कि कुछ मिलेट्स पाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितनी मिलेट की प्रचुरता है वो किसी भी देश में नहीं है। यूरोपीय संघ के देश, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या जापान में, इन सभी राष्ट्रों में अपार संभावना है एक्सपोर्ट को, निर्यात को बढ़ाने के लिए। भारत में आज भी बहुत सारी आबादी है जिसको न्यूट्री सीरियल्स की जो कमी के चलते पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं होती है, तो अगर इनके बाजार में उत्पाद बढ़ेंगे, बाय प्रोडक्ट बनेंगे और उनकी प्रोसेसिंग होगी, कुकीज हैं, इनके नूडल्स हैं और बिस्किट्स हैं, इस तरह के तमाम उत्पाद, इसकी प्रोसेस खिचड़ी जो है, रेडी टू ईट खिचड़ी, लड्डू, बहुत सारे उत्पाद हैं जो जिसके ऊपर शोध कार्य चल रहा है। हमारे संस्थान में भी, पूसा संस्थान में बाजरे के ऊपर विशेष रूप से शोध किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, बाजरे का आटा आमतौर पे थोड़ा सा कड़ा होता है, रोटी इसकी नहीं बनती है, और हम लोगों ने इसमें कुछ शोध किया है कि गेहूं की प्रोटीन इसमें मिला करके बाजरे के आटे से 10% प्रोटीन गेहूं की अगर मिलाएं तो बाजरे का आटा बिल्कुल मुलायम हो जाता है, उतना ही मुलायम हो जाता है जितना गेहूं का आटा मुलायम होता है। उससे आप रोटी बना सकते हैं, रोटी फूलती भी है, गेहूं की रोटी जैसी जो है, स्वादिष्ट भी होती है खाने में, और उससे उसके पोषक तत्व का लाभ भी मिलता है। आपने जो तकनीक बताई बाजरे के आटे को ज़्यादा दिनों तक सही रखने की, इस तकनीक में क्या मुख्य अडल्ट्रेशन या कंपोजिशन होता है, और अगर इसको व्यावसायिक स्तर पर किया जाए तो कितना फायदा होगा? एक बाजरे में दाने के अंदर एक कुछ विशेष एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम जो कि
फैटी एसिड या वसा होती है उसके ऊपर काम करते हैं। जब ही हम पीसते हैं तो एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और वसा के ऊपर काम करते हैं और जिसकी वजह से आटे में रेंसिडिटी आ जाती है, आटा खराब हो जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उस एंजाइम को किल कर दिया जाता है। इसका पोषक तत्वों के ऊपर कोई असर नहीं होता है। जब वो एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है तो आटा बनाने के बाद आटा खराब नहीं होता है और उसकी जो है भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मोटे अनाज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाए जाने की पहल से एक ओर जहां भारतीय मोटे अनाज के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता करेगी, वहीं दूसरी ओर वैश्विक बाजार में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावना बढ़ से भारतीय किसानों को फायदा भी होगा। मेरे से कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले में मृत्यु अथवा घायल होने के मामलों में मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर शनिवार को मोहर लग गई। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले में मृत्यु पर अब 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया। अभी तक मृत्यु पर 4 लाख के मुआवजे का प्रावधान है। वहीं घायलों के मामले में भी मुआवजा राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के मद्देनजर 2 करोड़ का कॉर्प्स फंड बनाया जाएगा। और अब बात मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर मंडियों में जीरे के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 9 दिसंबर को जीरे का भाव था 22,625 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 125 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 22,750 रुपए पर। जबकि राज्य की ही जसदन मंडी में जीरे के सौदों में भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 9 दिसंबर को यहां जीरे का भाव रहा 22,750 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे 400 रुपए लुढ़क कर 22,350 रुपए पर हुए। वहीं राजकोट मंडी में 9 दिसंबर को जीरे का भाव था 23,180 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदों में 70 रुपए की तेजी आई और भाव 23,250 रुपए हो गया। सेमी मंडी में इस दौरान जीरे के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 9 दिसंबर को जीरे का भाव रहा 22,750 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 22,500 रुपए पर आ गया। ऊंझा मंडी में शुक्रवार को जीरे का भाव रहा 22,875 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 325 रुपए का उछाल देखने को मिला और भाव हो गया 23,200 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो जीरे के मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। बात भाव की करें तो 10 दिसंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 9 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,600 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,600 रुपए पर बना रहा। राज्य की धोराजी मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 9 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 5,405 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 5,380 रुपए पर हुए। हालांकि जसदन मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 दिसंबर को सोयाबीन 5,275 रुपए पर बिकी। वहीं जैतपुर मंडी में 9 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,305 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,255 रुपए। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1 करोड़ 28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1 करोड़ 29 लाख 95 हजार टन रही थी। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए आपको दिखाते हैं। असम के पहाड़ी इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ फूल गोभी की रुपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। असम के पहाड़ी इलाके में ही रोग से प्रभावित बैंगन के पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दे। ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाएं और साथ ही बोरो धान की रुपाई के लिए खेत तैयार भी करते रहें। यहीं गेहूं और तोरिया की बुआई, जबकि आलू की रुपाई करते रहें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूंग और उड़द की फलियों की तुड़ाई करते रहें। असम के बराक घाटी इलाके में कम अवधि वाली धान की किस्मों की कटाई जारी रखें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। यहीं धान की नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए पॉलिथीन शीट से ढक दे। बराक घाटी इलाके में ही धान की रुपाई से 15 दिन पहले खेत तैयार कर ले। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में गेहूं की बुआई जारी रखें। यहीं किसान बोरो धान की रुपाई भी कर ले। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही इस समय मसूर, राजमा, मटर और लेथाइरस जैसी दलहनी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही किसान इस समय अलसी और नाइजर जैसी तिलहन के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। यही मौसम का लाभ लेते हुए किसान तैयार साली धान की कटाई जारी रखे। मेघालय के किसान इस समय ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लाई पत्ता और गांठ गोभी की रुपाई जारी रखे। यही फिलहाल साली धान की कटाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ मटर की बुआई जारी रखें। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं।
इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर फेज 1 राष्ट्र को समर्पित किया है और नागपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया। उन्होंने खपरी मेट्रो स्टेशन पर खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के फ्रीडम पार्क स्टेशन पर अपना टिकट खरीदा। पीएम ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो की यात्रा की। अपनी तरह का पहला अनूठा मल्टी लेवल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर एशिया के सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना के मॉडल का निरीक्षण किया। दोनों स्टेशनों का कायाकल्प करीब 590 करोड़ रुपए और 360 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। तमिल भाषा के महान साहित्यकार और राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी में सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि काशी G20 बैठकों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जिसके लिए वाराणसी G20 के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि G20 की बैठकें देश के 55 शहरों में होंगी और वाराणसी उनमें से एक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने काशी दौरे के दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी तमिल संगमम प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। तो इसी के साथ किसान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।